बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसका नाम है 4 कंज्यूमर सरप्लस। और इसका ये पार्ट 1 है, यानी कि दो पार्ट में हम इसको बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 है बच्चों इसका। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बच्चे यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप नेट के स्टूडेंट हो तो भी आपको इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसलिए ये और अगर आप मान लीजिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पीजी लेवल पे भी ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये कवर होता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम एच एल आहूजा सर की बुक से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आपके पास अगर उनकी बुक है तो आप 21 एडिशन से हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक लिया है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो मार्शल की डेफिनेशन है। तो मार्शल ने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे, यानी कि जो कीमत उपभोक्ता देने को तैयार है और जो वो कीमत वास्तव में दे रहा है, इसके बीच का जो अंतर है वही जो है वही उपभोक्ता, वही आप कह रहे हो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो शुरुआत में जो हिक्स थे उन्होंने इसी अप्रोच को यूज़ किया, हालांकि उनका जो अप्रोच था वो ऑर्डिनल की जगह कार्डिनल था और उन्होंने इंडिफरेंस करके थ्रू समझाने की कोशिश की कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से निकलता है। तो एक बार मैं आपको पहले जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, एक बार मैं वही आपको समझा देता हूं कि हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस क्या बताता है बच्चों को। देखिए हिक्सियन कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलता है वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको प्राइस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये हम लिख लेते हैं एक्स कमोडिटी है और ये हमारा मनी इनकम है, ठीक है। अब प्राइस के बारे में कंज्यूमर को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ उसको ये पता है कि उसके पास 100 रुपये हैं। तो उसको पास 100 रुपये का मतलब है कि अगर वो 0 गुड्स खरीदता है तो उसके पास 100 रुपये होंगे, और अगर वो गुड्स की मात्रा में वृद्धि करता है तो उसके पास 100 रुपये की मात्रा में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। तो मान लीजिए जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है वो ये वाला है, यानी कि ये इंडिफरेंस कर्व कब है, जब उसको प्राइस के बारे में नॉलेज नहीं है, यानी कि वो मार्केट गया, मार्केट में 100 रुपये लेके गया और उसको लगा कि भाई वो इस गुड्स को खरीदना की इच्छा रखता है, लेकिन उसने क्या किया है, देखिए जब वो गुड्स खरीदने गया तो उसको मार्केट में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मार्केट में जब पता चला कि भाई 10 रुपये की एक गुड्स उसको मिल रही है, तो चलिए हम एक प्राइस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो 0 रुपये में 10, यानी कि अगर वो 10 गुड्स खरीदता है तो उसके पास 0 रुपये बचेंगे, और अगर उसकी 0 गुड्स खरीदता है तो उसके पास 100 रुपये बचेंगे, यानी कि अब उसे प्राइस लाइन की नॉलेज हो गई है। अब मान लीजिए कि उसकी इच्छा 5 गुड्स खरीदने की है, या चलिए मान लीजिए 6 गुड्स खरीदने की है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए यहां पर मैं बोलूंगा ये उसका मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये वाला है, दिस वन। ओके बच्चों, तो यहां पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको हम बोल देते हैं IC2। अब इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको हम नाम दे देते हैं B। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे आप समझना पड़ेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 60, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि, और यहां पे मैं लिख देता हूं चलिए 40, ओके। इसका मतलब ये हुआ, अगर वैसे तो यहाँ पे 40 नहीं है, मनी इनकम में हम कंज्यूमर सरप्लस को मेजर कर सकते हैं, ये हिक्स का मानना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है इज विलिंग टू पे कितना पे करने को तैयार है, 60 रुपीज। देखिए इसको देखिए, यहां से लेके यहां तक, यानी कि इतना रुपए देने को तैयार है, यानी कि 100 रुपए में से उसके पास 40 रुपए बचेंगे तो वो 60 रुपए देने को तैयार है। बट कंज्यूमर एक्चुअल पे 40, क्योंकि वो इतना पैसा दे रहा है, मतलब 100 से लेके 60 तक पैसे दे रहा है, यानी कि 40 रुपए पे कर रहा है। मतलब जो मनी इनकम है ना वो ऊपर से नीचे तक दिखते हैं, यानी कि यहां से लेके 60 का, इसका मतलब है उसने 40 रुपए खर्च किए। अगर मान लीजिए वो यहाँ पे आ जाता तो इसका मतलब 0 रुपये खर्च किए, मतलब 100 रुपये खर्च किए, ठीक है ना। अगर वो 10 खरीदता तो 0 पे आ जाता, इसका मतलब उसने 100 रुपये खर्च किए। तो इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस होगी वो 20 रुपीज होगी, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि जो एरिया है AB, कंज्यूमर सरप्लस कितना है, मैं यहां लिख देता हूं, कंज्यूमर सरप्लस होगी
ए बी, ये हमारा 20 हो गया। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, जो कि इससे हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। देखिए इस पूरी की पूरी थ्योरी में हमने ये माना है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी तो आपका जो आईसीसी है वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। देखिए ऐसे बन रहा है ना, इस तरीके से गुड्स खरीद रहे हो, यानी कि आप इनकम बढ़ने पर भी आप उतनी ही गुड्स खरीदोगे, तो ये आईसीसी इस तरीके का होगा। ओके जी, इस तरीके का। लेकिन रियल लाइफ में तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती नहीं है। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी मनी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो आपका जो ये नॉन पैरेलली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये तो पैरेलली गया था और ये नॉन पैरेलली हो गया। IC3 मतलब ये वाला तब होगा IC1 से IC2 जब हम MU ऑफ M को कांस्टेंट मानेंगे, और MC3 तब होगा जब M को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो इस केस में आपका जो कंज्यूमर सरप्लस होगा, अगर हम MUM को नॉट कांस्टेंट, नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको हम मानेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस AC होगा। तो हिक्स का ये मानना था कि कंज्यूमर सरप्लस भी वही होता है जो डिफरेंस होता है व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। लेकिन उन्होंने जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो एजम्पशन थी कि वो कांस्टेंट रहती है, जो मार्शल ने दी थी, उसको उन्होंने इग्नोर किया या उसको उन्होंने हटा दिया। लेकिन बाद में इनकी कई सारी आलोचना हुई। सबसे जो बड़े आलोचक रहे वो हेंडरसन रहे। तो उनकी आलोचना के बाद देखिए एक उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। आर्टिकल का नाम था, यही था, द 4 कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और उस आर्टिकल के में जो लिखा गया था वो लिखा गया था रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडी 1943 में, जिसमें उन्होंने उपभोक्ता बचत को एक नया रूप दिया, नए तरीके से समझाने की कोशिश की। तो वही जो तरीका है वही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस का तरीका है, ये तो उन्होंने के बाद जो नया तरीका उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने 2 वर्ड यूज किए, इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस, उसके थ्रू कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से निकलता है वो हम आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखिए अब जो डेफिनेशन के थ्रू हम कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, पहले एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यानी कि ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई जिसमें कंज्यूमर विलिंग टू पे और एक्चुअली प्ले है। यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर सरप्लस में बी कंसीडर एज द अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी ईदर ऑफ पेड टू कंज्यूमर और मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम सच इन अ वे दैट कंज्यूमर इज नीदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ। यानी कि अगर कंज्यूमर का सरप्लस का मतलब उस मनी इनकम से, देखिए यहां पे सबसे पहली बात समझने की ये है, कंज्यूमर सरप्लस को आपने क्या माना, अमाउंट ऑफ मनी। ये आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस को हिक्स ने अमाउंट ऑफ मनी में मेजर किया, यानी कि वो पैसा जो अगर आपसे वापस ले लिया जाए तो आप उसी स्थिति में रहोगे जिस स्थिति में आप पहले थे। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चों। कंज्यूमर सरप्लस में बी कंसीडर एज अ अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी ईदर ऑफ पेड टू द कंज्यूमर और मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम in such a way that consumer is neither better off nor worse off. It implies that consumer remain the same IC even after change in his economic position has take place. यानी कि मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक शर्ट है जो यूज कर रहा हूं, मान लीजिए यही जैकेट मैं यूज कर रहा हूं और मेरी इनकम इतनी है कि मेरी इनकम और इस गिवन प्राइस पे मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूं। तो देखिए 100 जैकेट बाय करने का मतलब क्या हुआ कि मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूं। सिंपल समझ लीजिए, मेरी इनकम में मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूं। तो मान लीजिए चलिए प्राइस 100 रुपीज है इसका और मैं 100 जैकेट बाय कर सकता हूं, तो इसका मतलब मैं 10,000 रुपए की मेरी इनकम हो गई। अगर इसका प्राइस 50 रुपए हो जाए, अगर मेरा इसका प्राइस 50 रुपए हो जाए तो डेफिनेटली मैं पहले से ज्यादा जो मतलब जैकेट है मैं वो बाय कर पाऊंगा। लेकिन हिक्स कहता है कि अगर कंज्यूमर सरप्लस पता करना है तो कंज्यूमर की इनकम में उतनी कमी की जानी चाहिए जिससे कि वो पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाए। लेकिन पुरानी पोजीशन पे वो नया कॉम्बिनेशन ढूंढेगा। तो वो हम आपको जब डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम ये डेफिनेशन नहीं मिटा रहे हैं बच्चों, डेफिनेशन हम तब मिटाएंगे जब ये लास्ट होगा। तो ये डेफिनेशन को ही समझना हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा इस पूरे के पूरे डायग्राम में। तो बच्चों यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कंज्यूमर की इनकम को उस तरीके से घटाया जाए कि कंज्यूमर अपनी पुरानी वापस पोजीशन में आ जाए। तो जितनी इनकम उसकी घटी
वही कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरे को 50 रुपए में, मतलब मैं 50 रुपए होने पर मैं अब 200 जैकेट खरीद सकता हूं, तो मेरी इनकम आधी कर दी जाए जिससे कि मैं पुरानी पोजीशन में वापस आ जाऊंगा। ओके, लेकिन यहां पे मैंने एक गुड्स मानी है, वहां पे 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहे बच्चों हम, लेकिन हम आपको इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। तो यहां पर आप देखिए डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर सरप्लस की, कि आपकी अमाउंट उतना माइनस कर दिया जाए जिससे कि आप उसी पोजीशन पे रहें जिस पोजीशन पे पहले थे। ना तो आपकी पोजीशन पहले से अच्छी हो, ना ही पोजीशन आपकी पहले से खराब हो। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेरिएंस, इसका मतलब होता है बराबर परिवर्तन। इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष आप बोल सकते हो एक तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि प्राइस में अगर कमी होती तो मेरी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती। रियल इनकम बढ़ने से मैं पहले से ज्यादा एक्स गुड्स भी खरीद सकता हूं और पहले से ज्यादा वाई गुड्स भी खरीद सकता हूं। इसका मतलब मेरा वेलफेयर जो है वो राइज करेगा। ओके जी, लेकिन वास्तव में कीमत में कमी नहीं हुई। यानी कि वास्तव में कीमत में कमी नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए प्राइस में कमी होती है तो रियल इनकम बढ़ेगी। रियल इनकम बढ़ने पर, क्योंकि अगर हम मान लें ये एक्स गुड्स है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा, जबकि वाई की डिमांड को चलिए मान लीजिए उसने कम कर दिया, या हो सकता है बढ़ा भी दे, ऐसा कोई वो नहीं है। मान लीजिए वाई की डिमांड उसने कम कर दी, ठीक है। तो यानी कि प्राइस गिरा, प्राइस गिरने से जो रियल इनकम है वो बढ़ी, रियल इनकम बढ़ने से एक्स की डिमांड बढ़ी, वाई की डिमांड घटी, जिससे कि ओवरऑल वेलफेयर में वृद्धि हुई। लेकिन वास्तव में यानी कि रियल लाइफ में कीमत में घटी कमी हुई नहीं। यानी कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कीमत में कमी होती तो वेलफेयर बढ़ता, लेकिन वास्तव में तो कीमत में कमी हुई। नो इन रियलिटी, ठीक है, नो इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तव में तो कमी हुई नहीं। लेकिन हमें वेलफेयर को बढ़ाना है, मतलब वास्तव में प्राइस में कमी नहीं हुई है, लेकिन हमें वेलफेयर के उसी पोजीशन पे पहुंचना है जिस पोजीशन पे हम पहुंच पाते अगर कीमत में कमी होती। तो हम क्या करेंगे, हम इनकम को बढ़ा देंगे। यानी इनकम को राइज करने से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स की डिमांड को बढ़ा सकते हैं और वाई की डिमांड को घटा सकते हैं, या एक्स की डिमांड को बढ़ा सकते हैं, वाई की डिमांड को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हम कॉम्बिनेशन बिठा लें, है ना। लेकिन हमारा ये जो वेलफेयर है और ये जो वेलफेयर है ये बराबर बराबर ही होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेरिएशन। यानी इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर कीमत में कमी होती तो हमारा वेलफेयर बढ़ता, लेकिन वास्तव में कीमत में कमी नहीं हुई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसी के इक्विवेलेंट आपको इनकम जनरेट करके दे रहे हैं ताकि आप उसी पोजीशन पे पहुंच जाओ जिस पोजीशन पे आप पहुंचते अगर कीमत में कमी होती तो। मतलब यहां पे आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि वास्तव में कीमत में कमी नहीं हो रही है, वास्तव में कीमत में कमी नहीं हो रही है, लेकिन हम आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं, आपके वेलफेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी पोजीशन वहीं पहुंच जाए जहां पर पहुंचती अगर कीमत में कमी होती तो, लेकिन वास्तव में तो कीमत में कमी हुई नहीं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए महंगाई भत्ता देती है, साथ साथ आपको इंक्रीमेंट देती है। मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूं। इंक्रीमेंट क्यों देती है, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के 2 तरीके, या तो प्राइस में कमी कर दो या इनकम को बढ़ा दो, तभी आपका वेलफेयर बढ़ पाएगा। यानी कि यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो कीमत में कमी कर दो तो वेलफेयर बढ़ जाता है, या प्राइस में, या तो कीमत में कमी करने से वेलफेयर बढ़ जाता है, या इनकम बढ़ाने से वेलफेयर बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है या इकोनॉमी क्या कर रही है, कीमत में कमी हुई नहीं, इसलिए आपको इनकम को बढ़ाकर आपको एक तरीके से क्या कर रही है, इक्विवेलेंट वेरिएशन दे रही है। इसको बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेरिएशन। एक बार मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। इक्विवेलेंट वेरिएशन इज द मनी इनकम दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम और गिवन एज। यानी कि टेकन फ्रॉम क्या है कि इसी तरीके से अगर हमें किसी की लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे करना है, यानी कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो जाता है, तो जितना लिविंग स्टैंडर्ड नीचे हो जाता है उतना ही इनकम घटा दो या उतनी इनकम बढ़ा दो। अगर प्राइस बढ़ती है तो इनकम, प्राइस बढ़ती है यानी कि प्राइस अगर बढ़ती तो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे होता, और प्राइस अगर घटती तो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होता। उसी के बराबर में हमें इनकम में चेंज करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमें उतनी इनकम चेंज करनी है जितना कि कंज्यूमर को प्राइस चेंज होने से मिलता। तो इसको बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट वेरिएशन।
यहां पे बच्चों मैं आपको जो कंपनसेशन वेरिएंस है वो बता देता हूं। देखिए यहां पर हमारी रियल लाइफ में प्राइस को नहीं चेंज हुआ, यहां पर रियल प्राइस में प्राइस चेंज हुआ, रियल लाइफ में प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, देखिए यहां पे रियल लाइफ में प्राइस चेंज नहीं हुआ है। अगर प्राइस में कमी होती तो रियल इनकम बढ़ती, और रियल इनकम बढ़ती तो कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़ता। क्योंकि प्राइस में कमी नहीं हुई है और हमें वेलफेयर बढ़ाना है तो हम इनकम बढ़ा के उसको एक तरीके से इक्विवेलेंट वेरिएशन दे रहे हैं। कंपनसेशन वेरिएंस तब कहलाता है जब प्राइस में कमी हो गई, प्राइस में कमी होने से जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ने से जो कंज्यूमर है उसका जो वेलफेयर है, हम कह लेते हैं कि वो एक्स की डिमांड को भी बढ़ा रहा है, चलिए मान लीजिए वाई की डिमांड को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम बढ़ने से हो सकता है कि वो एक्स और वाई की डिमांड दोनों को बढ़ाए, डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ कमोडिटी और उसकी मैग्नीट्यूड पर। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए रियल इनकम उसकी बढ़ जाती है, तो इस केस में कंज्यूमर को क्या होगा, आपका जो वेलफेयर है वो बढ़ेगा, वेलफेयर राइज करेगा। वेलफेयर भी राइज करेगा। अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो उसी वाले लेवल पे आ जाए, तो इसका मतलब इनकम में क्या कर देगी, कमी कर दी जाएगी। इनकम में इस तरीके से कमी की जाएगी कि वो पुराने आईसी पर आ जाए। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको पुराने आईसी पर उसे वापस लाना है, यहां पर आपको उस आईसी पे लाना है जिस आईसी पर उस वो पहुंचता अगर प्राइस में कमी होती तो बच्चों ये डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे। आगे हम आपको समझा देते हैं कि 4 तरीके के कंज्यूमर सरप्लस होते हैं, जिसमें पहला है द क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएंस इनकम, द प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम, द क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन ऑफ इनकम, द प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। तो ये 4 तरीके के हैं, 2 हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन के, 2 हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन के। इस तरीके से पूरे 4 आपको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं, थोड़ा टॉपिक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विवेलेंट वेरिएंस और कंपनसेशन वेरिएंस में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूं। इसमें प्राइस अगर गिरती है, मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूं बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसमें प्राइस अगर गिरती है, प्राइस अगर मान लीजिए इसमें प्राइस गिरती है, ठीक है, प्राइस गिरने से जो वेलफेयर बढ़ेगा, प्राइस गिरने से वेलफेयर जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि एक्चुअल में प्राइस नहीं गिरा है, लेकिन हमें वेलफेयर के उस ऊंचे लेवल पे पहुंचना है, यानी कि न्यू वेलफेयर पहुंचना है, इसलिए हम इनकम को क्या कर देंगे, राइज कर देंगे। और यहां पे अगर प्राइस में कमी होती है तो हमारा वेलफेयर बढ़ जाता है। ये एक्चुअल में नहीं बढ़ा, यहां पे एक्चुअल में बढ़ा है, एक्चुअल में घटा है, सॉरी। वेलफेयर राइज कर जाता है। वेलफेयर राइज करने की वजह से हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम वेलफेयर को राइज ही रहना देना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वेलफेयर को उसी लेवल पे घटा दें, इनकम घटा दें, इनकम को घटा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड वाले पे आ जाते हैं, ओल्ड आईसी पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कंपनसेशन वेरिएशन। बेटा वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में हो सकता है कि इनकम ना घटाई जाए, हो सकता है इनकम ना बढ़ाई जाए, लेकिन हम ये इनकम घटाने और बढ़ाने को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू को पता कर सकें। तो ये है बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट। अगली वीडियो में हम आपको डायग्राम के थ्रू सारा समझाई देंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द 4 कंज्यूमर सरप्लस के पार्ट 2 की। ये पार्ट 2 हो गया हमारा। और इस वाली वीडियो में जो हमने आपको बताया था कंपनसेशन वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहां पर बच्चों हमने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। सबसे पहला है द प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, यानी कि PCVI बोलते हैं इसको, और दूसरा है द क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। तो बच्चों कंपनसेटिंग वेरिएशन के बारे में मैंने आपको पहले से बताया था, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि प्राइस में कमी होने से कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो बढ़ गया है, और हमें यह पता करना है कंज्यूमर सरप्लस कितनी है। तो कंज्यूमर को पुरानी स्थिति में वापस लाएंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा है इनिशियल बजट लाइन। ओके बच्चों, इनिशियल बजट लाइन है जिसको हम नाम दे देते हैं LM।
और इस पर एक पॉइंट है जो कि ए है, जिसको कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि ए पॉइंट है ना हमारा, इस पर IC0 जो है वो इसको टेंजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर जो है वो OX क्वांटिटी खरीदेगा और उसके लिए जो, अगर मैं इसको M बोल दिया, इसको N बोल देता हूं। ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता जो है वो LN पैसे खर्च करके, L और N पैसे खर्च करके OX क्वांटिटी खरीद रहा है। बहुत ही सिंपल मतलब इसका यही हुआ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए कि प्राइस में कमी होती है, प्राइस में कमी होने से क्या होगा, होती है, ठीक है, कीमत में कमी होने से क्या होगा, ये जो लाइन है ये आगे की तरफ चली जाएगी, ऐसे मूव करेगी। और अब जो है कंज्यूमर जो है वो अब एक यहां पे पहुंच गया, तो कंज्यूमर जो है वो एक ऊंचे IC पे पहुंच जाएगा। इस ऊंचे IC को हम चलिए नाम बोल देते हैं, हम यहां लगा लेते हैं एक पॉइंट जो कि IC2 है, यानी कि वो B पॉइंट पे कंज्यूमर पहुंच गया। अब इस B पॉइंट पे पहुंचने का क्या मतलब है कि कंज्यूमर जो वेलफेयर है वो बढ़ गया है। ओके बेटा, कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि अब कंज्यूमर जो है वो पहले से ज्यादा गुड्स खरीद सकता है X की, और जबकि वो या तो पहले के बराबर पैसे दे रहा है, जैसे यहां पे हमने क्या किया, ये माना है ना, तो इसका मतलब कंज्यूमर पहले के समान पैसे देके अब पहले से ज्यादा गुड्स खरीद सकता है। इसका मतलब कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो बढ़ गया। ये सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अभी भी पहले के बराबर LN पैसे ही दे रहा है, लेकिन कंज्यूमर पहले जो X गुड्स खरीद रहा था, अब कंज्यूमर जो है वो आप देख पा रहे होंगे X2 गुड्स खरीद रहा है। अब हमें मालूम करना है कंज्यूमर सरप्लस। क्या मालूम करना है? कंज्यूमर सरप्लस, कि आखिरकार कंज्यूमर सरप्लस कितना है। तो कंज्यूमर सरप्लस की जो हिक्स का मेथड है कि प्राइस में कमी होने से जो आपका वेलफेयर है, मैं वेलफेयर लिख देता हूं, वेलफेयर जो है वो आपका A से B हो गया, ठीक है, हम मान लेते हैं ये वेलफेयर का पॉइंट है, यानी कि कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो A से B हो गया। अब हमें क्या करना है, इनकम में उतनी कमी करनी है, इनकम में क्या करनी है, कमी करनी है, ताकि जो उसका वेलफेयर है वो C पर आ जाए, लेकिन जो C है वो A और C बराबर बराबर हो। तो डेफिनेशन पढ़ते एक बार, कंज्यूमर सरप्लस में बी कंसीडर एज द अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी ईदर पेड टू कंज्यूमर और मस्ट बी टेकन अवे। यहां पे मस्ट बी टेकन अवे आ रहा है, मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम हिज सच अ वे दैट कंज्यूमर इज नीदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ। यानी कि कंज्यूमर से मनी इनकम इस तरीके से छीनी जाती है कि कंज्यूमर ना तो पहले से अच्छी स्थिति में, ना पहले से खराब स्थिति में है। यानी कि कंज्यूमर से मनी इनकम को इस तरीके से घटाया जा रहा है ताकि कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो A और C दोनों बराबर बराबर स्थिति में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक बिल्कुल पैरेलल सी एक लाइन खींच रहे हैं, एक बिल्कुल इसके पैरेलल, यानी कि ये जो पैरेलल है किसके हो गए, LM1 के पैरेलल में एक लाइन खींच रहे हैं जिसको हम L2M2 बोलेंगे। थोड़ा सा पैरेलल नहीं हुआ, ओके, तो ये पैरेलल लाइन हम खींच दिया है जो कि इस पॉइंट पे टच कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं C। यानी कि आप इस स्थिति में देखोगे तो A और C जो हैं वो बराबर बराबर हैं, क्योंकि वेलफेयर बराबर बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए यहां पे मतलब ये है, देखिए ये वाला इसको मैं बोल देता हूं LM, इसको बोल देते, चलिए P बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कंज्यूमर जो है वो कितना विलिंग टू पे है, विलिंग टू पे पहली स्थिति में, पुरानी स्थिति में कितना विलिंग टू पे है, ये किसके लिए, टू गेट OX2 यूनिट। यानी कि OX2 यूनिट को प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर पुरानी स्थिति में कितने पैसे देने को तैयार था, वो देने को तैयार था LP देने को तैयार था, लेकिन उसने रियल में कितना दिया, रियल में दिया उसने LN। तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो LN के बराबर है। इस LN को ही हम बोलते हैं बेटा द प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। इस LN को ही हम बोलेंगे प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम। तो ये कैसे पता चला हमारे को, क्योंकि कंज्यूमर A और C बराबर स्थिति में है, तो इस C पॉइंट पर कंज्यूमर LP प्राइस देने को रेडी था, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए पुरानी स्थिति में वो कितना प्राइस देने को रेडी होता, प्राइस देने OX2 पाने के लिए वो पुरानी स्थिति में प्राइस देने को रेडी होता
LP, लेकिन वो दे कितना रहा है कीमत घटने की वजह से LN, तो इसका मतलब ये जो है BC यही हमारा कंज्यूमर सरप्लस को डिनोट करता है, यानी कि ये जो BC एरिया है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है LN ये हमारा कहलाएगा PCVI, क्या बोलेंगे इसको, प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ओके बच्चों, तो ये कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब क्वांटिटी के नजरिए से हम आ जाते हैं, यानी कि क्वांटिटी के नजरिए से देखते हैं कंपनसेशन और वेरिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये हमारा है इनिशियल, आप कह सकते हो क्या बोलते हैं इसको, बजट प्राइस लाइन या बजट लाइन। पुराने की तरह इसको हम LM मान लेते हैं और मान लेते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट A पर है, इसको हम IC 0 बोल देते हैं, ठीक है। और प्राइस में कम, यानी कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, ये जो हमारा है LN खर्च करके, और ये जो है हिस्सा दिस वन X0 इसको हम A बोल देते हैं। तो यानी कि वो पुराने जब कीमत में कमी नहीं हुई तो OX0 क्वांटिटी खरीदता है और LN मनी इनकम को खर्च करता है। ओके बेटा, तो यहां पर इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए प्राइस में कमी होती है तो प्राइस में कमी होने से मान लीजिए, चलिए ये वाला पॉइंट जो है आप इसको ये भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको A, और इसको हम बोल देते हैं H, नाम तो चेंज करना ही है, H बोल देते हैं, यानी कि HA पैसे खर्च करके वो OX0 क्वांटिटी खरीद रहा है। अब मान लीजिए उसकी कीमत में कमी आती है, तो कीमत में कमी आने से ये आगे की तरफ चली जाएगी। ओके बेटा, आगे की तरफ चली जाएगी। अब कंज्यूमर, क्योंकि डेफिनेटली जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो इंक्रीज हो जाएगा, कंज्यूमर अब पहले से अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए कंज्यूमर इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया। हम इसको हटा देते, थोड़ा सा ये हमारा कंफ्यूजन कर रहा है, इसको हटा देते। ओके, पुराने जैसे डायग्राम बना लेते हैं। इसका मतलब कंज्यूमर जो B पॉइंट है, दिस वन इज B। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट B हो गया। इसका मतलब अब कंज्यूमर जो है वो खरीदेगा कितनी मात्रा, OX1 मात्रा, और उसके लिए वो उतना ही प्राइस पे कर रहा है जितना वो पहले कर रहा था, यानी कि अब वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है। मैं चलिए यहाँ बना देता हूँ, इसको हम H बोल देते हैं। इसका मतलब वो HB पैसे खर्च करके वो आप कह सकते हो कि ये वाला X1 क्वांटिटी खरीद रहा है, मतलब X1 क्वांटिटी वो खरीद रहा है और उसके लिए वो HB पैसे खर्च कर रहा है। अब इस केस में देखोगे बेटा, तो पुराने डिफरेंस कर पे वो कितने पैसे खर्च करता, वो खर्च करता मान लीजिए C। तो तरीका वही है। इसका मतलब इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है, अब वो इतनी क्वांटिटी के लिए वो पहले HC पैसे खर्च करने को तैयार होता, लेकिन वो खर्च कितने कर रहा है, HB कर रहा है। तो इस केस में जो BC है इसे कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। ये क्वांटिटी वेरिएशन हो गया। इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो LN के बराबर है। इस केस में प्राइस वेरिएशन है, कंपनसेटिंग वेरिएशन है LN के बराबर। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस BC के बराबर है। बात वही है, ठीक है। काफी कुछ सब कुछ आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा है। तो बच्चों एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं ताकि हमारी बात खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्वांटिटी कंपनसेशन वेरिएशन है ऑफ इनकम है। तो इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना है हमारा, देखिए वो कितना पैसा पे करने को तैयार था, वो पैसा पे करने को तैयार है HC, ठीक है, X1 क्वांटिटी खरीदने के लिए, लेकिन वो वास्तव में HB दे रहा है। तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस BC हुई, ये हमारी कहलाएगी क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। और इस केस में कंज्यूमर, देखिए यहां पे मैं एक पॉइंट आउट डाल देता हूं D। ओके बेटा, थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर मैंने पहले कुछ बोला है तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस है वो LN के बराबर है, यानी कि LN हमारी कंज्यूमर सरप्लस है जो कि बराबर है BD के। ओके, तो याद रखिएगा ये कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, BC कंज्यूमर सरप्लस नहीं होती है अब इन केस ऑफ प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम, बल्कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो BD के बराबर है, यानी कि जो लाइन है ना LN और जो BD है वो बराबर है। BD यानी कि ये वाला पॉइंट जो है दिस वन, ठीक है, BD जो है और LN बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, इसलिए दोनों पॉइंट बराबर होंगे। तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस BD के बराबर है जो कि LN के बराबर है, और इस केस में कंज्यूमर सरप्लस है BC के बराबर। ये बिल्कुल सही मैंने आपको समझा दिया है बेटा।
तो अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया हमारा कंपनसेटिंग वेरिएशन। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं, आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट वेरिएशन के बारे में। तो बच्चों अभी तक हमने जो बात की थी वो की थी कंपनसेशन वेरिएशन के बारे में। अब हम जो बात करेंगे वो इक्विवेलेंट वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या होता है। मान लीजिए कि प्राइस में कमी होती है, प्राइस में कमी होने से अब कंज्यूमर पहले से ज्यादा गुड्स खरीद पाएगा, यानी कि जो उसका वेलफेयर है वो ए पॉइंट से बढ़कर बी पॉइंट पे चला गया, यानी कि हायर वेलफेयर स्तर पे चला गया। लेकिन वास्तव में प्राइस में कमी हुई नहीं, तो कंज्यूमर के इसी वेलफेयर पे लाने के लिए हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब इनकम बढ़ने से भी तो वेलफेयर जो है वो बढ़ता है। अब मान लीजिए जो वेलफेयर बढ़ के सी पे हुआ, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें बी और सी बराबर है, यानी कि एक ही डिफरेंस कर पर है, तो उस केस में हम जो वेलफेयर है उसको मेजर कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंज्यूमर सरप्लस को मेजर कर सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस में बी कंसीडर एज द अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी ईदर टू पेड टू द कंज्यूमर, यानी कि यहाँ की स्थिति में हमने कंज्यूमर को इनकम पेड की है, और मस्ट बी टेकन अवे, यहाँ पे कंज्यूमर को क्या की गई है, इनकम पेड की गई है। तो हम ऐसे बोल देते हैं अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी ईदर टू बी पेड टू कंज्यूमर और मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम कंज्यूमर फ्रॉम हिज इन सच अ वे दैट कंज्यूमर इज नीदर बेटर ऑफ नॉट वर्स ऑफ, यानी कि कंज्यूमर को इस तरीके से इनकम दी जाती है कि कंज्यूमर बी पोजीशन पे पहुंच जाए, या बी पे ना भी पहुंचे तो कंज्यूमर ना तो बी से अच्छी स्थिति में हो ना ही बी से खराब स्थिति। तो बच्चों हम इक्विवेलेंट वेरिएंस को हम डायग्राम से समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। मान लीजिए ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अगर OX क्वांटिटी खरीदना चाहता है तो उसको, मान लीजिए LM है, तो उसको LH पैसे खर्च करने होंगे, और वो LH पैसे खर्च करने के बाद OX क्वांटिटी खरीद सकता है। अगर मान लीजिए प्राइस में कमी होती है और प्राइस घटने से इसका जो स्लोप है वो आगे की तरफ चला जाएगा और ये LM1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कंज्यूमर उतना ही पैसे खर्च करता है तो हम मान लेते हैं बी पॉइंट पर आ गया, यानी कि सेम अमाउंट खर्च करने के बाद कंज्यूमर पहले से ज्यादा गुड्स खरीद पा रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर की जो वेलफेयर है, यानी कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो, सॉरी आप कह सकते हो कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो बढ़ गया। हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व डाल सकते हैं पर अभी डाल नहीं रहे, बाद में डाल देंगे एक साथ। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब मैं छोटा सा डाल देता हूँ, बाद में बना दूंगा मैं। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि कंज्यूमर जो है वो पहले से ज्यादा गुड्स खरीद रहा है। देखिए पहले वो X0 खरीद रहा था, अब X1 खरीद रहा है, ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, लेकिन अमाउंट उतना ही पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर प्राइस में कमी होती है तो कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो प्राइस में कमी हुई नहीं। तो हमें क्या करना है, कंज्यूमर को उतनी इनकम देनी है जिससे कि कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो बी के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इनकम को बढ़ाते हुए एक पैरेलल लाइन डालेंगे जो कि LM1 के बराबर होगी। देखिए पैरेलल लाइन में डाल रहा हूं जो बिल्कुल LM1 के बराबर होगी, यानी कि ये जो है LM के पैरेलल होगी, जिसको हमने नाम दे दिया L2M2। ठीक है, अब हम इस पे एक इंडिफरेंस कर्व डाल देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि कंज्यूमर इंडिफरेंस है। चलिए मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया C। ठीक है, तो हम एक इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जो B और C जो है वो दोनों बराबर बराबर है, यानी कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो C है। यानी कि अगर हम प्राइस में कमी करते तो B होता, लेकिन इनकम बढ़ाने से C है, तो B और C दोनों बराबर बराबर हैं। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस केस में कंज्यूमर वेलफेयर कितना हुआ। कंज्यूमर वेलफेयर या कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ। कंज्यूमर वेलफेयर नहीं बोल रहे, इसको हटा देते हैं। कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए कितना हमारा इक्विवेलेंट वेरिएशन है। तो देखिए ये वाला हिस्सा, इतनी हमें इनकम देनी पड़ेगी एज ए गिफ्ट। तो ये जो है कंज्यूमर सरप्लस वो है L2 और L2 के बराबर। ठीक है, अगर हम यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट डाल देते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट डाल देते हैं ऐसे करके, और इसको नाम दे देते हैं, सपोज कीजिए ये है C, तो ये D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं। ठीक है, और इसको चलिए F बोल देते हैं। पॉइंट के नाम हमने रख दिए, D E A, सॉरी इसको बोल देते हैं D, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोल देते E, इसको बोल देते F।
तो इस केस में आप देखोगे तो ये जो L2 है वो किसके बराबर है दीजिए, या ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके बराबर, यानी कि A और E के बराबर। तो या तो आप AE बोल दीजिए इसको या LL2 बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों स्थिति में कंज्यूमर सरप्लस इतना हुआ। कंज्यूमर सरप्लस, हालांकि हम इसी डायग्राम में आप बच्चों को समझा सकते हैं, पर हम आपको अलग डायग्राम में समझा देते हैं। क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन, देखिए तरीका वही है, तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पहले बताया। सपोज कीजिए कि ये हमारा बजट लाइन है, प्राइस गिरने से बजट लाइन आगे की तरफ चली गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले ए था और अब उसी के बराबर में बिल्कुल मान लीजिए बी हो गया। इसका मतलब कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद पा रहा है, ठीक है। इंडिफरेंस कर मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए ए है, इसका मतलब कंज्यूमर पहले X0 खरीद रहा था और बाय गिवन LM में से ये H देके LS देके अब उतने ही पैसे में वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। ओके बच्चा, लेकिन क्योंकि प्राइस एक्चुअल में तो घटी नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट इनकम देंगे, यानी कि इसके बिल्कुल पैरेलल। अब मान लीजिए इस पे जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वो C है, तो हम एक C पॉइंट लगा लेते हैं या कहीं पे भी लगा लेते हैं C पॉइंट, उसी हिसाब से हम मान लीजिए C यहां पर है, तो उसके हिसाब से हमने जो इंडिफरेंस कर्व डाला वो ये है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो C है, यानी कि B और C दोनों बराबर बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर को हमने उतनी इनकम दे दी जिससे कि वो B के बराबर हो जाए, यानी कि प्राइस में कमी नहीं भी हुई तभी भी कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से उससे ऊपर चला जाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इससे ऊपर एक लाइन खींचते हैं और सारे के सारे पॉइंट हम वही लिख देते हैं। ए के बाद ये वाला D बोल दिया था हमने, इस वाले को E बोल रहे थे और इस वाले को F बोल रहे थे। तो इस केस में अगर हम क्वांटिटी इक्विवेलेंट कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे तो क्वांटिटी इक्विवेलेंट कंज्यूमर सरप्लस आपका AF है, यानी कि ये वाला पॉइंट से लेके और यहां तक ये सारा का सारा आपका क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन ऑफ इनकम है, F से लेके A तक, यानी कि कंज्यूमर चाहे तो अब F क्वांटिटी भी खरीद सकता है, यानी इतनी क्वांटिटी भी वो, यानी कम पैसे देके भी वो इसको खरीद सकता है, सेम क्वांटिटी हो गई आपके लिए लेकिन पैसे कम है। तो यहां पर बच्चों आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो सरप्लस है, अगर आप बात करेंगे क्वांटिटी इक्विवेलेंट कंज्यूमर सरप्लस तो वो आपका FA है, और अगर आप बात करोगे प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन की तो वो EA है। तो ये है, सॉरी आपका जो है वो E और A है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं समराइज करूं तो इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ वो दो इंडिफरेंस कर्व के बीच का डिफरेंस है, यानी कि ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट के बीच में, यानी कि टू इंडिफरेंस कर्व के बीच का डिफरेंस है जो कि AF के बराबर है। और इस वाले केस में जो आप कह सकते हो कि जो कंज्यूमर सरप्लस है वो दो बजट लाइन के बीच का डिफरेंस है, यानी कि ये वाला बजट लाइन A और E। तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस AE है, जिसको आप L2 और L भी बोल सकते हो, और इस वाले केस में कंज्यूमर सरप्लस जो है वो AF है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।